प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। नमस्ते, आदाब। पसमानदा डेमोक्रेसी की इस खास पेशकश में आज एक बहुत ही खास मेहमान से हम मिल रहे हैं, जिनका काम न केवल पसमानदा जन जागरूकता को फैलाना है, बल्कि पसमानदा मुद्दों पे जितनी भी गंभीर लेख, उसमें जो उसकी डिबेट है या उसकी जो बदकही है, उसको भी धार देते रहे हैं। और कहीं न कहीं जो पसमानदा शब्द है, उसको चरितार्थ करने में इस शख्स की बहुत बड़ी भूमिका है। हम आज मिल रहे हैं डॉक्टर फयाज़ अहमद फैजी साहब से। फयाज़ साहब न केवल एक चिकित्सक हैं जो काय चिकित्सक, जो शरीर का इलाज करते हैं, बल्कि इन्होंने उसके साथ साथ शुरू से ही समाज की भी जो बीमारियां हैं, जो व्याधियां हैं, उसको भी क्योर करने का पैरेलल काम करते रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जी, शरीर एक बहुत ही माइक्रो पार्ट होता है सोसाइटी का, और सोसाइटी एज ए होल एक कंसेप्ट होता है जिसके बाद नेशन की कल्पना की जाती है। फयाज़ साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों के बीच। जी, आपका भी बहुत आभार, और इतने अच्छे शब्दों में आपने हमारा इंट्रोडक्शन किया। हालांकि मुझे एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ रही है, अगर कोई तुम्हारी तारीफ़ करे तो उसके मुंह में मिट्टी डाल दो। यानी प्रशंसा जो है बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है, लेकिन आपने सत्य बोला, और इस तरह के जो अप्रिसिएशन के वर्ड होते हैं, उससे हमें और भी चाक चौबंद होकर समाज के लिए, देश के लिए काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो आपका बहुत आभार। जी, इस्लाम पे बात करना हमेशा से एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा बना के रखा गया है, जबकि है नहीं ऐसा। इस देश में जो अलग अलग धर्म और धर्म के बीच के जो बाकी जातीय समूह और सामाजिक समूह हैं, उसकी समस्याओं पे बात होती रही है। और इस्लाम में केवल माइनॉरिटी का जो कंसेप्ट और जो एक पॉलिटिकल जो एक लाइन बना के रखी गई थी, उससे इधर उधर कोई नहीं होता है। यदि इधर हो के कोई बेहतर करने की कोशिश करता है, तो उससे उसके खिलाफ उसको एक तरीके से घोषित कर दिया जाता है। ये देखिए, ये एक मोडस ऑपरेंटिस है अशराफ वर्ग का, कि कुछ भी बात होता है ना, तो वो इस्लाम को सामने करके अपने सारे पाप को इस्लाम के पर्दे में छुपाने का प्रयास करता है। इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ये शुरू से रहा, हर मामले में इसको आगे करते हैं। और जैसे आप इस्लाम को आगे करते हैं, तो फिर इस्लाम को डिफेंस करने के लिए 1 अरब लोग पूरी दुनिया से तैयार हो जाते हैं। हमने इस पे इसीलिए 5 पार्टों में आर्टिकल लिखा है इस्लाम पे, जो हमारा सामाजिक न्याय का जो संघर्ष है पसमानदा मुसलमानों का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, किस तरह से इस्लाम का इस्तेमाल करके। तो द प्रिंट ने उसे छापा था, अंग्रेज़ी हिंदी दोनों में है, उसको पढ़ा जा सकता है। सूफीज़म पे भी हमने उसको लिखा है। तो इनका मोडस ऑपरेंटिस रहा है कि अपने हर पाप को ये इस्लाम के पर्दे में छुपा लेते हैं। मैंने इसलिए लेख लिखा और इनकी इस ढाल को काटने का प्रयास किया। अपने लेख के बारे में, चूँकि जाहिर सी बात है कि डिजिटल दुनिया में एक बहुत ही पैक्ट और कम्पैक्ट समय होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ बुलेट पॉइंट्स टाइप के जो जिसको कंट्रोवर्सी बनाते हैं मौलाना या मुल्ला या बाकी जो दूसरे अलग अलग मतलब वाले लोग, तो ये इनके पास दोनों तरह की हदीसें हैं, कास्टिज़म को फेवर करने वाला भी और कास्टिज़म को अपोज करने वाला। तो जब ये मुस्लिम समाज में रहते हैं, पसमानदा के सामने जाते हैं, तो वो नस्लीय उच्चता के और कास्टिज़म को प्रमोट करने वाले हदीसें सुनाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ये कहा, वो कहा। और जब वो आम लोगों में पहुँचते हैं, जहाँ इस्लाम के मसावात की बात होना, तो वहाँ वो हदीसें सुनाते हैं जिसमें कहा गया है कि सब बराबर हैं, ये है वो है दुनिया भर के। तो ये इसको धोखा देना ही कहते हैं। यानी जेब में दोनों तरह के नोट रखे हैं। जब ये पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तानी नोट दिखा लेते हैं, जब इंडिया में रहते हैं तो हिंदुस्तानी नोट दिखा लेते हैं। हमने इसको काटने का प्रयास किया। और जो नस्लवाद है, जातिवाद है, वो इस्लामिक आस्था का एक अभिन्न अंग है, बना हुआ है। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्लाम था वो इससे पाक था, और उन्होंने इसके लिए स्ट्राइव भी किया, क्योंकि वो स्वयं पीड़ित थे और नस्लवाद से स्वयं पीड़ित थे। क्योंकि उस वक्त जो संभ्रांत समुदाय था वो ज्यूज़ का था, यहूदियों का था। और उस वक्त जितने भी नबी आए थे वो यहूदियों में ही आए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के अंदर आए, अरब के अंदर आए, तो वो कहते थे कि नबी तो हमारे यहाँ पैदा होता है, इन चरवाहों के अंदर नबी कहाँ से पैदा हो गया। और नबी पैदा होना हमारे नस्ल की पिक्युलर कैरेक्टर है, तो इनमें नबी हो ही नहीं सकता है। तो उसका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको झेला था, चूँकि वो नस्लीय जो एक उत्पीड़न होता है, अल्लाह के रसूल ने उसको झेला था, उसको काउंटर भी किया था। और इसीलिए बहुत सेंसिटिव थे वो। अरब में सिर्फ यहूदी नहीं, जो अरबों का भी जो समाज था, उसके अंदर भी ऊंच नीच,
ये कबीला बड़ा है, वो कबीला छोटा है। तो पसमानदा आंदोलन से जुड़े साथियों का मानना है कि अल्लाह के रसूल ने जो नस्लवाद जातिवाद के विरोध में जो हदीसें हैं वो बिल्कुल सही हदीसें हैं, और नस्लवाद जातिवाद को जो सपोर्ट करने वाले हदीसें हैं वो अशराफ उलमा ने गढ़ा है समय समय पर अपने सर्वोच्चता को बनाने के लिए, अपने सैयदवाद को कि सैयद की नस्ल उच्च होती है, शेख की नस्ल उच्च होती है, कुरैश उच्च होते हैं, इसके लिए सब झूठी हदीसें गढ़ी। ये पसमानदा आंदोलन से जुड़े उलमा और कुछ पसमानदा कार्यकर्ताओं का स्पष्ट मानना है। लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे पहले खलीफा जो होते हैं इस्लाम के अंदर, तो उनका चयन मेरिट के आधार पर नहीं होता, उनका चयन इसलिए होता है कि वो कुरैश थे। वो पूरा एक वाक़या है, तो लोगों ने यही क्लेम किया कि भाई कुरैश ही खलीफा होगा, तो कुरैश में ये है, इनमें से किसी को चुन लो, तो वहाँ अबू बकर को चुन लिया गया। उसके बाद आप देखेंगे लगातार कुरैश रहे और लड़ाई भी जितनी हुई, कुरैश के जो उपजातियाँ थीं वो जब भी क्लेम करती थी, खिलाफत की जितनी लड़ाइयाँ हैं वो सब कुरैश के लोग आपस में लड़े, क्योंकि जो अल्लाह के रसूल ने जिनको अंसारी कहा, अंसार कहा, वैस और खजरज कबीले के लोग, वो इससे किनारे हो गए, क्योंकि पहले ही अबू बकर और कुरैश लोगों ने उनको किनारे कर दिया कि आप खलीफा बन ही नहीं सकते हैं। तो और इसीलिए खिलाफत की जितनी लड़ाइयाँ सब कुरैश आपस में लड़े, और इसी लड़ाई इतनी खुरेजी हुई आपस में, इतना खून बहा कि इस्लाम में एक फ़िरका पैदा हुआ जिसने इसी का इनकार कर दिया कि खलीफा कुरैश होगा ही नहीं, कुरैश कभी खलीफा नहीं हो सकता है। वो एक इस तरह का भी खारजी नाम से वो संगठन बना, इतना आपस में लड़ रहे थे कुरैश लोग। और कुरैश की कोई भी उपजाति जब क्लेम करती थी खिलाफत के लिए कि मैं खलीफा हूँ, तो अपने को नस्ल के आधार पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ने का प्रयास करती थी कि मैं नस्ली एतबार से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा करीब हूँ, इसलिए खिलाफत पर मेरा अधिकार है। ये पूरे इस्लामिक स्टडी आप करेंगे उसमें देखने को मिल सकती। ये पहले से अंग रहा है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से ही नस्लवाद इस्लाम का आस्था का अंग हो गया और आज तक है। आप कहीं भी इस्लामिक फ़िक्र की कोई भी किताब उठा के देखेंगे, वहाँ दो जगह आप देखिए, खलीफा कौन बनेगा और शादी ब्याह किससे कौन करेगा, वहाँ आपका सारा नस्लवाद, कास्टिज्म और पेशे का भी जो एक है ना कि जो व्यवसाय के आधार पर, जैसे कामगार जातियाँ हैं, तो जैसे धोबी है या जैसे चर्मकार है, चमड़ा से काम करने वाला, वो अत्र बनाने वाला है, वो सब के अंदर इस्लामिक फ़िक्र किताबों में लिखा है कौन छोटा है। डॉक्टर साहब, आप बेवाकी से तार्किक बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं, और न केवल सोशल मीडिया बल्कि गंभीर जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, अखबार या चैनल्स, मेन स्ट्रीम के जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स, वो आपको बहुत शिद्दत के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ, अदब के साथ वो बुलाते हैं और आपको सुनते हैं, और दर्शकों को भी आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग आपका विरोध करते हैं, इसलिए आपकी बातों को भी विरोध करते हैं, लेकिन तार्किकता उसमें बहुत गहरी होती है। अभी वक्फ का जो चल रहा है पूरा डिबेट, इसमें आप ये बताइए कि वक्फ संशोधन से अभी तक तो केवल बात होती रही है पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष, केवल पॉजिटिव लेके चलना है, जैसे आप कहते भी हैं कि हम कभी किसी इब्बट में नहीं जाते हैं, हमारा समाज का जिसमें भलाई है उसके लिए हम डट के और हम चल देते हैं बस। तो उसी तरह का आपके टाइप का ही सवाल है कि वक्फ संशोधन से पसमानदा को क्या क्या फ़ायदा होगा? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है, ये भारत का पहला बिल है जो माइनॉरिटी या मुसलमानों से संबंधित है, और जिसमें मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को सामने रखते हुए पसमानदा मुसलमानों की भागीदारी की बात की गई है। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है भारत सरकार का, और इसका खुले दिल से हम लोगों ने स्वागत किया। समाज को भी हम लोग को ये बता ले गए हैं, और जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने हमें अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया था पार्लियामेंट में, तो हम लोग भी वहाँ जाके, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का एक बहुत बड़ा संगठन है और उसमें उस टीम में मैं भी था, वहाँ हम लोगों ने जाके पक्ष रखा कि सिर्फ जो आप ओबीसी मुसलमानों को दे रहे हैं, सिर्फ ओबीसी मुसलमान नहीं, आप इसमें एससी एसटी मुसलमानों को भी रखिए, जो शेड्यूल ट्राइब मुसलमान हैं। पायल तड़वी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो मेडिकल स्टूडेंट जिसने सुसाइड किया, वो खुद शेड्यूल ट्राइब कास्ट से हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शेड्यूल कास्ट ट्राइब से, जो लाल बेगी या सोक्शकार समाज से हैं, उन समाज को भी दिया जाए। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का एक जो विरोध करने का जो सबसे बड़ा कारण है, हालांकि वो इस बात को अशराफ और कह नहीं रहा है, लेकिन उनके जहन में यही है कि कल को जो उनके बाप दादा के सामने ज़मीन पे बैठते हैं और आज भी बैठते हैं, जो मैं सूट पहन के बैठा हूँ, तो ये भारत सरकार और भारतीय संविधान की देन है। वरना अशराफ वर्ग आज भी हमारे साथ उसी तरह से मामला करता है, गाली गलौज करता है। अभी देखिए, वो एक हैदराबाद का सांसद है, वो मुस्लिम सांप्रदायिकता वाला, मुझे नाम उसका भूल रहा है, वो जोकर वगैरह कह रहा था कि पार्लियामेंट में कुछ जोकर पसमानदा नाम से आ गए थे। तो ये अंदर का फ्रस्ट्रेशन बता रहा है, ये नहीं चाहते हैं कि इनका गुलाम इनके बराबर कुर्सी पे बैठे। अब हालांकि इस्लाम और कुरान हदीस बहुत पढ़ते हैं ये, लेकिन उस इस्लाम कुरान हदीस का ये 1% भी अप्लाई करने की बात नहीं करते हैं। और देश में संविधान है, संविधान ये कहता है कि जितने भी वंचित समाज हैं उनको आगे लाने की बात होनी चाहिए।
तो ये एक विरोध का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि वो अशराफ वर्ग ये समझ रहा है कि अगर ये वक्त अमेंडमेंट बिल पास हो गया और इसमें पसमानदा की भागीदारी मिल गई है तो कल को जितनी भी चीज़ें आएंगी वहाँ पसमानदा को भागीदारी देना पड़ेगा। अब जब पसमानदा सिंदूर लगा के साड़ी पहन के बैठेगा इनके बगल में, अब जब पसमानदा धोती पहन के या भोजपुरी बोलने वाला इनके बगल में बैठेगा, ये कैसे बर्दाश्त करेगा? ये मुश्क और अंबर के अतर लगाने वाले लोग, गोरे चिट्टे अरबी ईरानी लोग, जब काला कलूटा हिंदुस्तानी कपड़ा बुनने वाला, रुई धुनने वाला, नाली साफ़ करने वाला इनके बगल में बैठे, कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये कह भी रहे हैं कि हम अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी देखिए कई लोगों ने स्टेटमेंट दिया, वे कह भी रहे हैं कि ये मुसलमानों के अस्तित्व की लड़ाई है। अब मुसलमान कौन है? सर सैयद ने इसको ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि जिसके खून से इब्राहिम के खून की बू आती है अलैहिस्सलाम। तो ये हमको तो मुसलमान भी नहीं समझते। पुलिस की लाठी खाने के लिए हमें मुसलमान समझते हैं, इलेक्शन में नंबर दिखाने के लिए हमें मुसलमान बताते हैं। बाकी मुसलमान अगर मुसलमान हमें समझते तो इस्लाम तो सोशल जस्टिस की बात करता है। अभी देखिए रमज़ान का महीना चल रहा है, इस्लाम जो है इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। ज़कात का एक सिस्टम है इस्लाम के पास, फितरा का सिस्टम है, खैरात का सिस्टम है, सदका का सिस्टम है। तो अगर ये इस्लाम के भी मानने वाले होते, मैं तो कहता हूँ कि ये इस्लाम के भी मानने वाले नहीं हो, तो मुस्लिम संस्थाएं जितनी हैं, दारुल उलूम देवबंद है, नदवा है, जमात इस्लामी है, जमातुल उलमा हिंद है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसमें आपको 90% जिनकी संख्या है देशज पसमानदा की, उसमें आपको दिखाई देते नट, धोबी, हलालखोर, मेहतर, भंगी, गोरकन। देखिए गोरकन एक जाति जिसका नाम ही फारसी में है, और लोग कहते हैं कि हमने ब्राह्मणों से, हिंदुओं से देख के जाति आ गया है। गोरकन जाति, मिरासी जाति, से फारसी के नाम है, फारसी भाषा के शब्द हैं, तो वहाँ दिखाई देते। अब भारत सरकार देना चाह रही है तो इनको बहुत पीड़ा हो रही है कि जिन पर अब तक हम देखिए देश आज़ाद हुआ, बहुत से लोग आज़ाद हो गए, पसमानदा को आज़ादी नहीं मिली। पसमानदा आज भी गुलाम बना हुआ है, और संविधान और पसमानदा के बीच में ये अशराफ वर्ग बैठा हुआ है इस्लाम का झंडा लेके, इस्लाम का ढाल लेके, हर मामले को इस्लाम से जोड़ देता है, और पसमानदा उसमें उस धोखे में आ जाता है। हम लोगों ने जो स्ट्राइव किया है, हम लोगों ने जो प्रयास किया है, वो इसी बात का प्रयास किया है कि जो है इस धोखे से हमारा समाज बाहर निकल के आए। और हम अकेला नहीं कि डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी मेहनत कर रहे हैं, हमारा एक लंबा इतिहास है। बाबा कबीर से लेके आसिम बिहारी, हाजी शरीयतुल्लाह से लेके शब्बीर अहमद अंसारी, डॉक्टर एजाज़ अली, अली अनवर से लेके मुझ तक एक लंबी फहरिस्त आती है लड़ाई की। हमारा हमेशा स्ट्राइव रहा है। हमने मुस्लिम लीग को चुनाव में उस वक्त इलेक्शन हराया जब पसमानदा समाज को वोट देने का राइट उस तरह से नहीं था जिस तरह अशराफ को राइट था। अशराफ का 100% वोटिंग राइट था, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग तो पैसे वाले थे, और उस वक्त जो फ्रेंचाइज थी वो पढ़े लिखे लोग और पैसे वाले, ये जो टैक्स देते हैं वही दे सकते। पसमानदा स्वच्छकार जातियाँ थी, कामगार जातियाँ थी, जिनके पास उस तरह के नहीं था, फिर भी हमारे कुछ लोगों को वोटिंग राइट्स था, तो हमने उनको इलेक्शन तक हराया है। तो ये स्ट्राइव शुरू से रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फैयाज अहमद फैजी की, और ये कहते हैं कि भाजपा आके पसमानदा निकाल दी, भाजपा ने प्लांट किया, ऐसा कुछ नहीं है। हम बाबा कबीर के ज़माने से लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो आज की नहीं है, और हम जब स्वतंत्र हुए, भारत आज़ाद हुआ तब से नहीं है, बल्कि एक ऐसी लड़ाई है जिसमें आज़ादी के पहले, बल्कि देखा जाए तो तमाम तरीके के वाद जब नहीं पनपे थे, जैसे मार्क्सवाद हो गया, समाजवाद हो गया, या बहुजनवाद हो गया, तब से पसमानदावाद मोमिन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काम कर रहा है, जिसका जिक्र बहुत ही प्रसिद्ध एक पॉलिटिकल हिस्टोरियन शमसुल इस्लाम, जो खुद पसमानदा जाति से हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया है कि किस तरीके से उस समय मजदूरों के हक़ को लेके, महिलाओं के हक़ को लेके, जो जाति पेशे से जुड़े हुए लोग हैं इनके हक़ को लेके, और अंग्रेज़ों से के सामने अपना प्रस्ताव रखते थे, और उनको ये लोग प्रेशर में लेते थे कि भाई इनके लिए आप क्या कर रहे हैं। मतलब उसमें वर्ग संघर्ष की भी बात थी एक तरीके से, और जो वर्ण संघर्ष है जिसको जाति को लेकर कहते हैं, इसकी भी बात थी। वो बात दूसरी है कि उसको रिप्लेस करने के लिए मुझे तो लगता है कि बहुत सोची समझी साजिश के तहत जो मार्क्सवाद लाया गया, जो सेकुलरवाद लाया गया, वो इसको कहीं ना कहीं इरेडिकेट करने के लिए, और जो मोमिन कॉन्फ्रेंस के माध्यम जो चीज़ें चल रही थी उसको हटाने के लिए इन चीज़ों को किया गया, ताकि एक नए तरीके से इस्टेब्लिश करके लोगों का ब्रेन वॉश किया जाए, और जो लोग मेन स्ट्रीम में हैं, जो लीड कर रहे हैं, जिनकी विचार और जिनके जो आइडिया हैं पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं, उनको एक कोने में डाल दिया जाए। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, चाहे मार्क्सवाद की बात कहीं भी हमारी जगह नहीं है। मुस्लिम समाज को एक मोनोलिथ समाज माना गया, और अशराफ वर्ग जो है इन सारी, चूँकि शासन प्रशासन रहा, देश हकीम रहा है, और अंग्रेज़ों के आने के बाद भी सत्ता में रहा, देश के पार्टीशन होने के बाद भी उन लोगों ने पाकिस्तान बना के अपने सत्ता वर्चस्व को मेंटेन रखा। भारत में भी छोटी छोटी संस्थाएँ, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, इस तरह की चीज़ें बना के, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अपने छोटे छोटे पाकिस्तान बना के अपने सत्ता वर्चस्व को मेंटेन रखा, और वो शासन प्रशासन के करीब वही रहा। तो वो उस नैरेटिव को बनाए रखा गया। सरदार पटेल बहुत प्रयास किया कि जो देसी मुसलमान हैं या खेतिहर मुसलमान हैं
या गांव के मुसलमान हैं, ये उनकी शब्दावली थी, उनसे भी हम निगोशिएट करें। लेकिन सरदार पटेल की बात उस तरह से नहीं कांग्रेस में सुनी गई और वो लेके वाजपेयी तक और मनमोहन सिंह तक वो सिलसिला चला। थोड़ा मोदी जी के ज़माने में बदला है और मैं समझता हूँ कि इसमें पसमानदा आंदोलन की एक बहुत बड़ा लीड लिया। पसमानदा आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री तक गई और उन्होंने इस बात को समझा और अशराफ पसमानदा के विभेद को समझा कि नहीं, देसी मुसलमानों का भी पक्ष सुना जाना चाहिए, जो देशज पसमानदा उनका भी पक्ष सुना चाहिए। ये एक अशराफ के अंदर एक बेचैनी ज़रूर है इस बात को लेकर कि अब मुस्लिम नाम पे जो है सोशल जस्टिस होगा, इस्लाम के अंदर भी मुसलमान के अंदर भी अब सोशल जस्टिस की बात होगी। तो उन्होंने जो 100% इस पर कब्जा कर रखा है उसको जगह देनी पड़ेगी, ये इनकी सबसे बड़ी चिंता है। इनको भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी कोई वो है, इनको वाजपेयी जी की, आप देखिए अशराफ घूम घूम के वाजपेयी जी के ज़माने में तारीफ करता था कि भारतीय जनता पार्टी खराब पार्टी, लेकिन वाजपेयी बहुत अच्छे नेता है और वाजपेयी से सारा तुष्टिकरण उसी तरह से इन लोगों ने अपना अशराफ वर्ग ने कराया जिस तरह से नेहरू गांधी से कराया था। अब थोड़ी सी स्थिति चेंज हो रही है तो इनको देखिए अशराफ का एक अपना, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अशराफ है उनकी कभी आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन मोदी जी की, योगी जी की और पूरे भारतीय जनता पार्टी की आलोचना खूब पानी पी पी के करते हैं। तो ये अपने हितों को सेफगार्ड करने के लिए ये सारा प्रपंच करते हैं और जिसकी सरकार आ जाती है उसमें हिसाब किताब बना ले जाते हैं। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जब पसमानदा विमर्श को थोड़ा हवा देने का प्रयास किया है, बहुत नहीं थोड़ा सा प्रधानमंत्री ने कई बार कहा तो इसका एक असर पड़ा। हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है, वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है, वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। प्रधानमंत्री कहना एक बड़ी बात है, देश का प्रधानमंत्री जब कोई बात कहता है तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको सुना जाता है। अब इन लोगों ने उसको काट करने के लिए सूफीज़म का चोला ओढ़ के फिर आ गए मार्केट पे। अब देखिए सारे अशराफ सूफीज़म के बहाने बीजेपी से नज़दीकी अपने बना रहे हैं कि ये प्रेम मार्ग है तो फलाना है ढिमकाना है। इसीलिए मुझे सूफीज़म पर आर्टिकल लिखने की आवश्यकता पड़ी कि एक तलवार से जिहाद किया इन लोगों ने और दूसरा एक सूफीज़म लेके आए और सूफिया वहीं गए हैं जहाँ पहले से मुस्लिम अशराफ शासन रहे हैं। ये कभी उस इलाके में इस्लाम फैलाने नहीं गए जहाँ पे संघर्ष करना हो, जहाँ पे दूसरे राजा रहे हैं। वो हमेशा तलवार के साए में इनका सिस्टम रहा है। और जैसे नहीं गांव और देहात में जब लड़ाई होती है तो गांव का जो दबंग है वो उसका एक भाई मारने पीटने लगता है, दूसरा भाई बुला के समझाता है कि अरे भैया से क्यों उलझ रहे, हम करा देंगे। तो वो मैनेज करने वाला, तो सूफीज़म पूरा मैनेज करने वाला सिस्टम है। उसको प्रेम आकर के ये सरकार को धोखा देना है। देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम किया, उसमें प्रधानमंत्री तक को बुला लिया और उसमें वो सूफीज़म की तरफ से वो था कौन, वो जो उमराव जान फिल्म बनाया, बहुत बड़ा कम्युनिस्ट माना जाता है अपने को। और सैयदवादी इतना बड़ा है कि आप चले जाइए, वो एक राजा हैं, वो आप लखीमपुर खीरी में जाएंगे तो उनका वो मुझे याद जहाँ तक नाम है कोटवारा स्टेट है, उनका महल है, वो पक्के कम्युनिस्ट माने जाते हैं। और सूफीज़म का चोला पहन के प्रधानमंत्री से अशराफ की तुष्टीकरण का पूरा रास्ता बना रहे हैं ताकि अशराफ अपने हितों को कैसे मेंटेन रखे। हम लोग काउंटर कर रहे हैं, अशराफ अपने हितों को मेंटेन रखे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना है कि हमारे लोग जो हैं कुल मुस्लिम आबादी के 90% हैं। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुस्लिम समाज का जो ओबीसी है वो हिंदू समाज के ओबीसी बहुत पीछे है। मुस्लिम समाज का जो दलित है, मुस्लिम समाज का जो आदिवासी है वो हिंदू समाज के दलित आदिवासी से बहुत पीछे है। हमारी स्थिति बहुत ख़राब है। ये बात अलग है कि अगर पूरा इतिहास आप देखेंगे तो इतिहास के सारे कालखंड का कंपेयर करेंगे तो भारत आज़ाद होने के बाद से जो देश बना है, संविधान के अंदर का जो देश बना, उसमें हमारी स्थिति अच्छी हुई है बनिस्बत औरंगजेब या अकबर या जो तथाकथित मुस्लिम शासनकाल जिसको कहा जाता है, मैं उसको अशराफ शासनकाल करता, उसमें हमारी स्थिति। अकबर ने तो जियो निकाला था कि इन रजील कमीने लोगों को पढ़ने नहीं देना है। जियो में साफ लिखा हुआ है, प्रोफेसर मसूद आलम फलाही साहब ने अपनी किताब में लिखा है हिंदुस्तान में जात पात मुसलमान, इन रजीलों को इसलिए नहीं पढ़ने देना। ये इस्लामिक शब्दावली है, इस्लामिक फ़िक़्ह की शब्दावली है। रजील कमीन जिसके मतलब निकृष्ट नीच के होता है, क्यों नहीं पढ़ने देना? क्योंकि ये फसाद बर्पा करेगी। देखिए भारत देश आज़ाद हुआ और भारत ने हमें पढ़ने का मौका दिया, जो नई सरकार बनी संविधान के अंतर्गत। तो आज मैं सूट पहन के बैठ के बात कर रहा हूँ। इस देश ने वीर अब्दुल हमीद, एपीजे कलाम पैदा करके दिखाया, फसादी नहीं पैदा किया। फसादी अशराफ में होते। देखिए वक्फ अमेंडमेंट बिल्कुल लेके सारा पूरे देश में फसाद पैदा कर रहे हैं। छोटी छोटी लड़कियों को ये जंतर मंतर पर ले जाकर इन्होंने बैठा रखा था। 13 साल 14 साल 18 साल की बच्चियाँ जो रमज़ान के रोज़े की हालत में बेचारी वहाँ धूप में बैठी हुई हैं और वो कुछ जान भी नहीं रहे, धोखा दे के मदरसे के बच्चों को ले जा रहे हैं। मदरसा का बच्चा स्कूल में पढ़ता है, अब वो नहीं जाएगा, मौलवी साहब की बात नहीं मानेगा तो उसको वहाँ पर जुल्म जाति का शिकार करेंगे। इनको लोग तो मिले नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि पसमानदा आंदोलन
उन्होंने जो पूरे देश में स्ट्राइव किया और जहाँ जहाँ जेपीसी गई वहाँ वहाँ हमने अपने लोगों को मैं जेपीसी का आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम पसमानदा मुसलमानों का पक्ष रखें। और हमारे संगठन के लोग विशेष रूप से जो इस वक्त सबसे बड़ा जो संगठन है जो मैं समझता हूँ 1 दर्जन राज्यों में काम कर रहा है, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज रजिस्टर्ड, जो परवेज़ हनीफ साहब के नेतृत्व में चल रहा है, उसके कार्यकर्ता हर जगह जाके उन्होंने उसको किया। तो एक पक्ष गया हमारा, इससे अशराफ के अंदर बहुत बेचैनी है, इसीलिए हमको गाली गलौज पे उतर आए हैं। और एक वो जो है वो एक सांसद जो है मुस्लिम संप्रदाय की तला शेरवानी पहन के घूमता है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो जोकर कह रहा था। जोकर कहना गाली देना है। आप हमारी बात से सहमत नहीं है तो कह दीजिए हम सहमत नहीं हैं, या मुझे ये आपसे एतराज़ है, आप निगोशिएशन में नहीं आ रहे हो, आप डायलॉग में नहीं आ रहे हो, आप तर्क पे नहीं आ रहे हो, गाली गलौज पे आ रहे हो। ये पिक्यूलर अशराफी कलेक्टर है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब डेमोक्रेसी है, संविधान है, तो एक चुना हुआ सांसद इस तरह की बातें कर रहा है। जब इन्हीं के बाप दादा की हुकूमत रही होगी तो इन लोगों ने हमारे बाप दादा के साथ कितना गाली गलौज किया होगा, कितना मार जूतम पैजार किया होगा, कितना जुल्म किया होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हम भारतीय संविधान का और संविधान सभा में जितने हिंदू नेता हैं मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा संविधान बनाया, एक अच्छा देश बनाया जिसमें हमारी स्थिति अच्छी हुई, और अल्लाह ने चाहा तो आगे भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी हुई।